हेलो एवरीवन, डिस्कस करेंगे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 ऑल 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस सेक्शन से जो आपका एग्जाम्स बोल सकते हैं कि 6 दिसंबर 2022 के दिन आपका ये पर्टिकुलर एग्जाम हुआ था। जो भी क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन से पूछे गए हैं, मैं इन सारे क्वेश्चंस को आपके साथ काफी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दूं आपके साथ, ऑलरेडी मैं इस पर्टिकुलर सीरीज में 1 to 16 सेट्स में डिस्कस कर चुका हूं। आप ये बोल सकते हैं कि एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के एग्जाम्स में टोटल आपके 40 सेट्स पूछे गए थे। इट मींस आप बोल सकते हैं 40 into 25 1000 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और इसी सीरीज में मैं आपके साथ 1 to 16 सेट्स में डिस्कस कर चुका हूं। अप्रोक्स आप बोल सकते हैं कि जो है 250 प्लस क्वेश्चंस काफी डिटेल में मैंने एक सेट्स के क्वेश्चंस को काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। क्लियर? तो आप इस पर्टिकुलर सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। जो आपके अपकमिंग जो भी एसएससी के एग्जाम्स होंगे, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम्स में हेल्प मिलने वाला है इस पर्टिकुलर सीरीज से। आप एग्जैक्टली भी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करेंगे, आपको टॉपिक का आइडिया मिलेगा किस टॉपिक से आपके एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स में, जनरल अवेयरनेस सेक्शन के एग्जाम्स में आपके जो है बोल सकते हैं कि आपके पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शंस में, उनके सोर्सेज मैं आपको साथ के साथ में बताता हूं इस पर्टिकुलर हर एक वीडियो में। और उसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में आपका जनरल अवेयरनेस मस्ट हो गया है। प्री के एग्जाम्स में आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके बाद से आपको देखना होगा कि 2023 के एग्जाम्स में आपको जो है मेंस में भी आपके जो है 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस से, जनरल अवेयरनेस सेक्शन से। क्लियर? तो आप इस पर्टिकुलर सीरीज को चाह करके भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपका बोल सकते हैं कि रैंक को लेकर के और आपकी बोल सकते हैं कि ओवरऑल आपके जो है सिलेक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट आपका एक सेक्शन है। और ये एक ऐसा बोल सकते हैं कि सेक्शन है आपके एग्जाम्स में जो अपने आप में जो है वास्ट इसका सिलेबस है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको आइडिया तभी मिलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद से आपके माइंड में जो एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी किस टॉपिक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपके सामने स्क्रीन के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि आपके कितने डिफरेंसेस होते हैं, क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है नंबर ऑफ ईयर्स में, किसके बीच में, समर और उसके साथ साथ विंटर ओलंपिक इवेंट्स में। जो आपका समर और उसके साथ साथ विंटर ओलंपिक इवेंट्स होता है उसमें आपके जो कितने ईयर्स का गैप हमें देखने को मिलता है, 1 ईयर का या फिर 2 ईयर्स या फिर 4 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स। तो बेसिकली 2 ईयर्स का गैप हमें देखने को मिलता है दोनों ही गेम्स में। ये बेसिकली समर एंड विंटर ओलंपिक इवेंट्स के अगर मैं बारे में बात करूं तो आप यहाँ पे फोकस कीजिए। जो समर ओलंपिक आपका जो गेम्स जो होता है ये बेसिकली जो है आपका इंटरनेशनल आपका मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है और ये प्रत्येक 4 साल के बाद हमें ये देखने को मिलता है। लेकिन आपका ये विंटर ओलंपिक गेम्स है, ये भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी मेजर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स है। ये आपको ये भी जो है प्रत्येक जो है 4 साल में आपको एक बार देखने को मिलेगा। लेकिन ये आपका दोनों जो गेम्स होता है ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया जाता है। फर्स्ट टाइम जो आप बोल सकते हैं कि आपका जो है समर ओलंपिक हुआ था, कब हुआ था, एथेंस में हुआ था, 1896 में हुआ था। ये आपसे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। 1924 में आपका जो है मोनिक्स में आपका जो फ्रांस में आपका बोल सकते हैं कि एक प्लेस है जहां पे फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम को जो होस्ट किया गया था। और ये एवरी 4 इयर्स के बाद से आपके जो आपका लीप ईयर जो होता है ना उसके बाद से आपको देखने को मिलेगा जो है आपका समर ओलंपिक। तो आपके लीप ईयर्स मान लीजिए कि आपका ये 2020 आपका जो है एक लीप ईयर है। क्लियर? तो लीप ईयर है तो इसके बाद से जो आपका कब देखने को मिलेगा, 24 में देखने को मिलेगा। ये आपको जो है नेक्स्ट आपका जो है बोल सकते हैं कि आपका ये समर ओलंपिक। लेकिन अगर मैं बात करूं आपका ये जो आपका लीप ईयर जो होता है ना इसके 2 साल के बाद से आपको देखने को मिलेगा आपका जो है विंटर ओलंपिक। तो ये आपका जो 2 इयर्स का गैप्स हमें देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको याद रखना है। अभी जो रिसेंटली खेला गया है आपका जो है 2020 का ओलंपिक्स जो बेसिकली रीशेड्यूल हो गया किया गया था कोविड-19 की वजह से, बेसिकली इसको हेल्ड किया गया था कब जो है 2021 में टोक्यो जापान में। क्लियर? और ये आपका जो है 2022 में आपका जो है रिसेंटली आपका जो है बीजिंग चाइना में जो हमें विंटर ओलंपिक देखने को मिला। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपके माइंड में क्लैरिटी आई होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और ये आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। ये बेसिकली ये जो बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था ये बेसिकली आपका जो है इंग्लिश कंपनी बोल सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके साथ साथ नवाब ऑफ बंगाल के बीच में हुआ था। किस ईयर में बेसिकली आपका पर्टिकुलर ये आपका ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। प्लासी का युद्ध का ईयर पूछा जा रहा है आपके एग्जाम्स में, 1750 या फिर जो है 1757 या फिर 1850 या फिर 1857। तो ये तो आपका जो 1857 की क्रांति वाला ईयर है, ये तो नहीं होगा। ये आपका होगा 1757 या आपका 1757 में बेसिकली जो है आपका बैटल ऑफ प्लासी हमें देखने को मिला था। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है। ये जो बेसिकली आपका बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था आपका 1757 में हुआ था और ये आपका जो है ये आपका प्लासी जो आपको देखने को मिला, ये प्लेस आपको जो एक रीजन हमें देखने को मिलता है
ये बेसिकली आपका वेस्ट बंगाल में। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये आपका प्लासी जो है किस स्टेट में हमें देखने को मिलता है, तो ये बेसिकली आपका ये बंगाल का पार्ट हुआ करता था और ये भागीरथी रिवर के बोल सकते हैं कि आपका ये ईस्ट ऑफ भागीरथी रिवर के बोल सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा, उसके बैंक पे आपका जो है प्लासी रिवर। क्लियर, ये जिसमें आप बोल सकते हैं कि जो आपके ये जो ट्रूप्स जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रूप्स थी उसको लीड कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहा था। और उसके साथ साथ जो है सिराजुद्दौला ये बोल सकते हैं कि आपके जो है लास्ट इंडिपेंडेंट आपके नवाब ऑफ बंगाल थे और ये बोल सकते हैं, और उसके साथ आपके जो है फ्रेंच एलिस भी उसके साथ थे। तो ये बेसिकली इनके बीच क्या हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और उनके बीच आप बोल सकते हैं कि सिराजुद्दौला के बीच ये पर्टिकुलर आपका ये फाइट हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। क्लियर, और ये बैटल ऑफ बक्सर के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। बेसिकली ये जो कब हुआ था बैटल ऑफ बक्सर आपका जो है 1764 में ये बेसिकली हुआ था, बैटल ऑफ आप बोल सकते हैं कि बक्सर। और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से लीड कौन कर रहा था इस पर्टिकुलर आपका जो बैटल ऑफ बक्सर में, तो हेक्टर मुनरो का नाम आप याद रखेंगे। और उसके साथ साथ जो है आपके सिराजुद्दौला के साथ साथ आपके जो है नवाब ऑफ अवध, अवध के नवाब थे, और उसके साथ साथ आपके जो है मुगल इंपरर आपके शाह आलम द्वितीय थे। तो इन तीनों के बीच और उसके साथ साथ आपके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आप बोल सकते हैं कि कौन लीड कर रहा था, हेक्टर मुनरो, इनके बीच जो आपका हुआ था बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, 1764, इस पर्टिकुलर डेट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है रवि दहिया के बारे में। आपसे पूछा यह जा रहा है कि जो आपका 2022 में जो बेसिकली आपका एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था, जहां पे आपके जो है रवि दहिया ये आपके जो फर्स्ट इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर जो आपके जो है विन के थे, ये विनर थे, आप बोल सकते हैं कि हैट्रिक ऑफ द गोल्ड मेडल्स। ये बेसिकली ये जो पर्टिकुलर गेम जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, आपसे ये पूछा जा रहा है। ये आपका एल्मेटी कजाकिस्तान में, या फिर जो है न्यू दिल्ली इंडिया में, या फिर उलान बटोर मंगोलिया में, या फिर जो है जियान चाइना में। तो याद रखिए पर्टिकुलर आपका गेम कहाँ पे खेला गया था, उलान बटोर आपका मंगोलिया में, मंगोलिया। क्लियर, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है। रवि कुमार दहिया आपके किस गेम से बिलोंग करते हैं, तो इंडियन रेसलर है। क्लियर, और ये आपके गोल्ड मेडल आपके जो है वो वहां के विनर बने थे, गोल्ड मेडल विनर। क्लियर, रवि कुमार दहिया। जो आपका उलान बटोर बोल सकते हैं कि जो आपका ये जो मंगोलिया में जो आपका गेम हुआ था, बजरंग पुनिया और उसके साथ साथ ये गौरव बलियान, ये आपके जो है सेलेक्ट हुए थे सिल्वर के साथ साथ जो है सिल्वर एशियन बोल सकते हैं कि जो आपके रेसलिंग चैंपियनशिप जो आपका 2022 में हुआ था। क्लियर, तो इनके भी नाम आप याद रखेंगे, बजरंग पुनिया के बारे में और उसके साथ साथ जो गौरव बलियान के बारे में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से फोकस करना, और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। अप्रैल 2022 में बेसिकली आपका ये स्वनिधि से समृद्धि आपका ये प्रोग्राम जो है बेसिकली लॉन्च किया गया था, और ये आपका जो है एडिशनल उसमें 126 सिटीज, और इस प्रोग्राम क्या प्रोवाइड करता है, इसका क्या विजन है, क्या बोल सकते हैं कि आपका ये इसका एम है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। इंश्योरेंस कवर करता है, या फिर जो है बोल सकते हैं आपका स्कॉलरशिप्स है स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जो हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है, ये बेसिकली आपका इस प्रोग्राम के अंदर करवाया जाता है, या फिर जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलता है। तो याद रखिए स्वनिधि से समृद्धि, ये बेसिकली आपका स्ट्रीट वेंडर के लिए पर्टिकुलर ये प्रोग्राम जो है वो चलाया गया था, लॉन्च किया गया था, और ये आपका जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करेंगे, स्वनिधि से समृद्धि ये प्रोग्राम जो है प्रोवाइड करता है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। आप देख रहे हैं सीधी सीधी लाइन जो आपसे पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स में। और ये आपके जो भी स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि जो भी आपके रेडी लगाने वाले, जो भी आप फुटपाथ पे जो भी आप बोल सकते हैं कि छोटे मोटे कारोबार करने वाले, उनके लिए बेसिकली आपका ये जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, स्वनिधि से समृद्धि योजना। क्लियर, और ये आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक ये आपका जो अपलिफ्टमेंट भी हमें देखने को मिलता है स्ट्रीट वेंडर्स को। क्लियर, और ये स्वनिधि से समृद्धि योजना जो बेसिकली आपका एडिशनल प्रोग्राम था, वो आपका जो है पीएम स्वनिधि का आपका ये बोल सकते हैं कि आपका ये स्वनिधि से समृद्धि आपका एडिशनल प्रोग्राम था, जो आपका ये पीएम स्वनिधि बेसिकली प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था, 4 जनवरी 2021 को। कभी कभी आपसे ईयर भी पूछा जाता है। क्लियर, और ये आपका ये 125 सिटीज में, और ये फेज फर्स्ट इसका लॉन्च किया गया था। क्लियर, और ये अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 35 लाख स्ट्रीट वेंडर्स और उसके फैमिलीज इससे इसको कवर किया गया था, बोल सकते हैं कि फेज फर्स्ट में। क्लियर, ये आपका पीएम स्वनिधि, और ये पीएम स्वनिधि के अंदर ये आपका बोल सकते हैं कि आपका ये स्वनिधि से समृद्धि ये आपका जो है एक एडिशनल प्रोग्राम है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा आपका जो है बेसिकली आपका कॉनिफर्स जो आपका ट्रीज जो होता है किस स्टेट में हमें फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है, उत्तराखंड, बिहार, या फिर जो है
उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो याद रखिए कोनिफर्स आपके जो है बोल सकते हैं कि हिलीज एरियाज वाले सिटीज में हमें देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी के रेफरेंस सोर्सेज से आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था। ये बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड के साथ साथ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश कोनिफर्स ट्रीज आपको देखने को मिलेगा। लाइक कोनिफर ट्रीज मीन्स व्हाट, पाइन हो गया, उसके बाद से देवदार, उसके बाद से फर, और ये आपको देखने को मिलेगा। और इस यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, कूल होता है, ठंडा होता है, और ये बोल सकते हैं स्लोप्स और ये स्टीप यहाँ का क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। स्लोप्स भी देखने को मिलता है आपके हिलीज एरियाज में। क्लियर, तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है आपके एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरैक्शंस एंड द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। ये पर्टिकुलर आपका चैप्टर का नेम है। आप बोल सकते हैं कि इसको जाकर के मैं आपके साथ में सोर्स इसलिए डिस्कस करता हूं जिससे कि माइंड में आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी आए कि आपको एनसीईआरटी रीड करना ही पड़ेगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल में बिना एनसीईआरटी रीड किए अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं तो फिर आपके साथ धोखा ही होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। क्लियर, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मेंशन है। लाइक आपके जो है ये कुछ वाइल्ड लाइफ के बारे में आपके जो है बेसिन में हमें देखने को मिलता है। एलिफेंट्स हो गया, टाइगर्स, डियर्स, मंकीज, ये सब आपके कॉमन होते हैं। वन आपके जो हॉर्न राइनोज आपको देखने को मिलेगा ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन में, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। क्लियर, जो आपका ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ना वहां पे आपको देखने को मिलेगा आपके वन हॉर्न राइनोज। क्लियर, और ये आपके जो डेल्टा एरियाज बंगाल टाइगर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद से क्रोकोडाइल यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक्वेटिक लाइफ आपके जो है फ्रेश वाटर, फ्रेश रिवर वाटर्स, उसके साथ साथ लेक, उसके साथ साथ बे ऑफ बंगाल सी में आपको फ्रेश रिवर एक्वेटिक लाइफ आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, और ये मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज जो होता है फिश के, लाइक रोहू, कतला, और उसके साथ साथ हिल्सा भी आपको देखने को मिलेगा। फिश और राइस आपका जो स्टेपल डाइट होता है बेसिकली यहाँ के जो भी लोग इस एरिया पर्टिकुलर एरिया में आपके जो है निवास करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे उसी पॉइंट को मैंने रिपीट किया है। तो आप जो कोर्स जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो आपके सामने ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। आप उस पीडीएफ को बहुत आसानी से रीड करेंगे और अपने एग्जाम से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और इस क्वेश्चन को मैं काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि ये आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये था आपका जो है, इसमें से आपको बताना था कि नेचुरल एसिड बेस आपका जो इंडिकेटर कौन है। एसिड बेस इंडिकेटर वो भी नेचुरल आपसे पूछा जा रहा है, जो आपके आर्टिफिशियल नहीं होते। कुछ आर्टिफिशियल आपके इंडिकेटर भी होते हैं जो एसिड बेस को डिफाइन करते हैं कि आपका पर्टिकुलर आपका ये कंपाउंड जो एसिड है और ये पर्टिकुलर कंपाउंड आपका बेस है। तो उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस भी करूंगा। ये आपका जो है नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में। लिटमस या फिर टर्मरिक, तो याद रखिए लिटमस और टर्मरिक दोनों ही आपके नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। और ये लिटमस क्या होता है, लिटमस बेसिकली लाइकेन से ऑब्टेन होता है। और लाइकेन क्या होता है, तो थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के बारे में आपने सुना होगा। थैलोफाइटा एक ऐसे प्लांट का एक ग्रुप होता है, प्लांट किंगडम का एक ग्रुप होता है, ऐसे प्लांट बॉडी जिसका पूरा बॉडी जो होता है रूट, स्टेम एंड लीफ में डिवाइड नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा प्लांट बॉडी जो उसका बोल सकते हैं कि पूरा जो बॉडी जो होता है रूट, स्टेम एंड लीफ में डिवाइड नहीं होता। जैसे कि आपका एल्गी हो गया, एल्गी एंड फंजाई, एल्गी एंड फंजाई ये आपके दोनों ही बोल सकते हैं कि आपके थैलोफाइटा का इंपॉर्टेंट मेंबर है। और लाइकेन दोनों के बोल सकते हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन से, दोनों से मिलकर के आपका जो है बोल सकते हैं कि लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। एल्गी प्लस फंजाई, किसका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा, लाइकेन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और ये जो लाइकेन जो होता है बोल सकते हैं कि एल्गी आपका जो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, स्वपोषी होता है, क्योंकि इसमें जो है क्लोरोफिल देखने को मिलता है। और ये फंजाई जो होता है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है। और ये फंजाई क्या करता है, एल्गी को कहता है कि आपको मैं रहने के लिए अपना जो है जगह प्रोवाइड कराऊंगा, और आप मुझे क्या करो, आप मुझे खाना प्रोवाइड कराओ, क्योंकि आपके पास क्लोरोफिल पाया जा रहा है। तो इन दोनों के जो है बोल सकते हैं कि एक प्रकार का जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है। और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम किसके नाम से जानते हैं, कॉमनसेलिज्म के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो आई थिंक आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा लिटमस के बारे में। लिटमस आपको लाइकेन से देखने को मिलेगा। क्लियर, और ये टर्मरिक भी, आप हल्दी तो बहुत ही सिंपल है, हल्दी के बारे में आपने देखा ही होगा, ये भी एक प्रकार का जो है नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर होता है। इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर, और भी आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाएगी। ये आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है लिटमस, और ये डिवीजन थैलोफाइटा, और ये नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह यूज होता है। और ये आपका जो है लिटमस सॉल्यूशन आपका जो है ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक, इट मींस इसका कलर जो होता है
आपका जो है किस कलर का होता है, ये पर्पल कलर का होता है। लिटमस सॉल्यूशन का ना ही आपका एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, इसका कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आपका बार एक कोड याद रखिएगा, लिटमस पेपर क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर जो है एसिड के सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद से ब्लू लिटमस क्या होता है कि आपका रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे कि आपका ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसका है, एसिड का है। अगर रेड आपका ब्लू रेड लिटमस पेपर अगर आपका ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो किसका पहचान होता है, वो बेस का पहचान होता है। क्लियर, तो बेस सॉल्यूशन का पहचान होता है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है, कुछ नेचुरल मटेरियल्स भी होते हैं लाइक रेड कैबेज लीव्स, ये भी आपका नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मेरिक, देखिए आपसे पूछा गया था टर्मेरिक के बारे में, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। आपके कुछ फ्लावर्स के पेटल्स भी, पेटल मींस क्या होता है, पंखुड़ी जो होती है, ये आपके कुछ फ्लावर्स की, वो भी आपका जो है नेचुरल बोल सकते हैं इंडिकेटर के रूप में यूज होता है। जैसे कि हाइड्रेंजिया का पेटल्स, पिट्यूनिया का पेटल्स, उसके बाद से जीरानियम का पेटल, HPG क्या मीन्स व्हाट, H मीन्स हाइड्रेंजिया, P मीन्स पेट्यूनिया, G मीन्स जीरेनियम। और इन तीनों का बोल सकते हैं कि जो पेटल्स जो होता है वो नेचुरल आपका जो है इंडिकेटर बेसिकली जो है यूज किया जाता है। एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं आपके ये तीनों प्लांट के जो आपका फ्लावर होते हैं इसके पेटल्स। क्लियर, तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। कभी कभी आपके एग्जाम्स में इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके इंडिकेटर से, जो आपका स्पेसिफिक इंडिकेटर का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाए कि एसिडिक मीडियम में उसका कलर क्या होता है और बेसिक मीडियम में उसका कलर क्या होता है। तो आइए मैं आपके साथ उस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूं। ये आपका रेड लिटमस हो गया, रेड लिटमस जो होगा उसका ओरिजिनल कलर रेड ही होगा, लेकिन इसका एसिडिक मीडियम में जो आपका कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और ये बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा, ये ब्लू कलर का हो जाएगा। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है रेड लिटमस से रिलेटेड। ब्लू लिटमस क्या होगा, ये ओरिजिनल कलर कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा। और ये आपका एसिड में कैसा कलर हो जाएगा, ये आपका रेड कलर हो जाएगा, लेकिन बेस में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर। और टर्मरिक जो होगा ये बेसिकली इसका ओरिजिनल, आपने टर्मरिक हल्दी देखा होगा, इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर का होता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कि आपके जो भी कपड़े जो होते हैं उस कपड़े में अगर हल्दी लग जाती है, अगर आप उसको वॉश करते हैं आपका जो है कास्टिक सोडा से, बेसिकली आपका NaOH से अगर आप उसको वॉश करते हैं तो आपका ये रेडिश ब्राउन देखने को मिलता है। तो रेडिश ब्राउन इसका कैसा हो जाता है, ये आपका जो बेसिक मीडियम है। और ये कास्टिक सोडा क्या होता है, ये आपका बेस ही तो होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, तो ये इसका आपका जो है कलर कैसा हो जाता है बेसिक मीडियम में, आपका टर्मेरिक का रेडिश ब्राउन हो जाता है। और रेड कैबेज आपका जूस जो है ये आपका पर्पल कलर का होता है, ओरिजिनल कलर इसका कैसा होता है, पर्पल होता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में ये रेडिश कलर का हो जाएगा और ये बेसिक मीडियम में ग्रीनिश येलो कलर का हो जाएगा। क्लियर। और ये आपका फिनोफ्थलीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली, आपसे पूछा जा चुका है आपके SSC के एग्जाम्स में। फिनोफ्थलीन का जो ओरिजिनल कलर जो होता है वो कलरलेस होता है, कोई कलर ही नहीं होता है। और ये एसिडिक मीडियम में कोई कलर नहीं शो ही नहीं करता, ये भी आपका कलरलेस ही होता है। लेकिन ध्यान देना, ये बेसिक मीडियम में कैसा हो जाता है, आपका ये पिंक कलर का होता है। ये बेसिकली जब हम NaOH के साथ टाइट्रेशन करते हैं तो जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके साथ साथ जो है आपका जब इसमें फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज किया जाता है तो ये कलर NaOH में कैसा शो करता है, ये पिंक कलर का हो जाता है। मैंने तो करके लैब में देखा है, आई होप आपने भी देखा होगा, आपने जब 12th करी होगी या फिर मास्टर्स या फिर जो है बेसिक एग्जाम्स में, ये बेसिकली आपका ये केमिस्ट्री के लैब में ऐसा प्रैक्टिकल हमें देखने को मिलता है। मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात करें तो आपका ओरिजिनल कलर और ऑरेंज कलर का होता है और ये एसिडिक मीडियम में रेड कलर का हो जाता है और ये बेसिक मीडियम में कैसा हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। क्लियर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, तो केवल और केवल आप बोल सकते हैं ना उसकी सुगंध से आप एसिडिक और बेसिक मीडियम की पहचान कर सकते हैं। हुआ ना ये आपका जो आपके लिए सरप्राइज की बात, तो कैसे होता है और ये कौन कौन से इंडिकेटर्स को हम जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि वर्ड से क्लियर हो जा रहा है, ओल्फैक्टरी मींस क्या होता है, रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल, मतलब जो भी आपका स्मेल मींस क्या होता है, किसी भी चीज की सूंघना या फिर जो जिसकी बोल सकते हैं कि नोज की हेल्प से हम उसको स्मेल करते हैं, तो ये बेसिकली आपका किससे रिलेटेड होता है, आपका जो है बोल सकते हैं कि आपका स्मेलिंग से रिलेटेड होता है, आपका ये बोल सकते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्लियर। और ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन है, ओनियन एंड वेनिला, इसके बारे में आप याद रखेंगे, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं ओनियन एंड वेनिला। ये आपके जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है एज ए ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, क्योंकि एसिडिक मीडियम में और ये बेसिक मीडियम में दोनों में इसका जो स्मेल जो होता है ओनियन का
और ये वनीला का आपका डिफरेंट कलर का होता है। क्लियर, इसलिए इस दोनों को हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में भी यूज करते हैं। क्लियर, इतना सफिशियंट है आपके लिए जो है, बोल सकते हैं इंडिकेटर से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नमस्ते स्कीम के बारे में। जो नमस्ते स्कीम्स जो है बेसिकली आपका जो है लॉन्च किया गया था सेंटर के द्वारा, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पैसा बोल सकते हैं अगस्त 2022 में। कौन सा स्टेटमेंट जो है बेसिकली ये करेक्ट है, इसका क्या इस नमस्ते स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव्स है, इस दोनों ही स्टेटमेंट के बारे में मैं आपके साथ रीड कर रहा हूं आपसे। क्लियर, जीरो फर्टिलिटीज के साथ साथ ये सैनिटेशन वर्क देता है इंडिया में। जो भी इंडिया में आपका सैनिटेशन वर्क जो होता है उसको ये जीरो फर्टिलिटीज देता है आपका ये पर्टिकुलर आपका ये नमस्ते स्कीम। और सेकेंड है आपका ये सैनिटेशन जो वर्कर्स जो होते हैं आपके जो कलेक्टिवाइज इनटू द आपका SHG, और उसके साथ साथ जो है आपका ये एम्पावर्ड होते हैं रन सैनिटेशन इंटरप्राइजेस। तो ये बेसिकली जो आपका दोनों का स्टेटमेंट जो है ना, दोनों स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं कि जो है आपका नमस्ते स्कीम से रिलेटेड है, और ये दोनों का ही स्टेटमेंट आपका जो है इस पर्टिकुलर नमस्ते स्कीम्स का जो ऑब्जेक्टिव है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। आप यहाँ पे रीड कीजिए, ये आपको यहाँ पे मेंशन है, ये आपका जो नमस्ते जो है बेसिकली आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा बोल सकते हैं कि आपका एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है। इसके साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो दोनों ही बोल सकते हैं कि आपके मिनिस्ट्री के एक ज्वाइंट आपका इनिशिएटिव है आपका ये नमस्ते स्कीम। क्लियर, और ये बेसिकली आपका जो है ये प्रदान करता है सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ द, जो भी आपके सैनिटेशन वर्कर्स जो होते हैं ना आपके अर्बन एरियाज में बोल सकते हैं, उसको ये बेसिकली क्या करता है कि सेफ्टी के साथ साथ डिग्निटी भी प्रदान करता है आपका ये नमस्ते स्कीम्स। और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जीरो फर्टिलिटीज इन सैनिटेशन वर्क इन इंडिया, ये आपके देख सकते हैं, ये आपके जो है कुछ एचिव्स बोल सकते हैं, इसके एम्स है इस पर्टिकुलर स्कीम के। और ये भी देखिए, ये भी आपका सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, और ये सोर्स क्या है, सोर्स आपको PIB में देखने को मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव वहां से ही मैंने इसको जो है चूज करके आपके सामने स्लाइड में इंक्लूड किया है। तो आप ये देख पा रहे हो कि मैं आपको सोर्स भी बता रहा हूँ और एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया, एक भी आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ। आप यहाँ पे मैच कीजिए, ये आपका जीरो फर्टिलिटीज इन सैनिटेशन वर्क इन इंडिया, और देखिए अब यहाँ पे देखिए जीरो फर्टिलिटीज इन सैनिटेशन वर्क इन इंडिया, और ये भी स्टेटमेंट आपका सैनिटेशन वर्कर आर कलेक्टिवाइज्ड इनटू SGS एंड आर एम्पावर्ड टू रन सैनिटेशन इंटरप्राइजेज, ये भी आपका पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो PIB का सोर्स है ऑथेंटिक सोर्स है, और ये आप बोल सकते हैं कि वहां से आपके एग्जाम्स में करंट अफेयर से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और भी आपके जो है ये ऑब्जेक्टिव्स है इनको आप रीड कर सकते हैं। क्लियर, आपके साथ में जब भी PDF शेयर करूंगा तो आप बहुत अच्छे से इत्मीनान से जो है इस सारे पॉइंट्स को रीड कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा ये जा रहा है कि जो फर्स्ट इंडियन आपके फीमेल म्यूजिशियन जिनको बोल सकते हैं कि आपके वे विनर थे ग्रैमी अवार्ड के। क्लियर, तो नेटी मोहन या फिर जो है तन्वी शाह या फिर जो श्वेता पंडित या फिर सालमली खोलगेट। क्लियर, तो ये बेसिकली तन्वी शाह के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। उनको जो है ये आपके फीमेल म्यूजिशियन थी, जो आपके फर्स्ट इंडियन फीमेल म्यूजिशियन थी आपके तन्वी शाह। इनका आप इमेज में देखिए, आपको देखने में समझ में आएगा। तन्वी शाह ये आपके फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये आपके जो ग्रैमी विनर थे, और ये इनका बर्थ बेसिकली ये इनका बर्थ प्लेस जो आपका तमिलनाडु इंडिया में। क्लियर, और ये आपके जो है वो सिंगर हैं, तमिल, हिंदी और उसके साथ साथ तेलुगु में ये गाना गाती हैं, बोल सकते हैं कि तन्वी शाह। क्लियर, और ये ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक में दिया जाता है, ये भी पूछा जाता है ग्रैमी अवार्ड किस बेसिकली क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका क्षेत्र क्या होता है, ये आपके जो है बोल सकते हैं कि जो म्यूजिक में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये आपका सेंसस से क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में, जो आपका नंबर ऑफ लिटरेट्स जो है इंडिया में कितने मिलियन है अप्रोक्स आपको बताना है। तो अप्रोक्स कितना संख्या है, बोल सकते हैं कि 763.5 मिलियन आपको देखने को मिलेगा नंबर ऑफ लिटरेट्स इन इंडिया 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसको हम लिटरेसी रेट बोलेंगे इंडिया में। बेसिकली आपको डिफाइन किया जाता है जो टोटल परसेंटेज होता है पॉपुलेशन का ना किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, और जो आपको ये ध्यान में देखना होता है उसका जो एज ग्रुप जो होना चाहिए वो 7 इयर्स या फिर उससे अबव, जो क्या कर सकता है वो रीड कर सकता है या फिर जो राइट कर सकता है, और या फिर जो अंडरस्टैंडिंग उसके पास हो उस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि जो आपके लैंग्वेज का। क्लियर,
तो ऐसे पर्सन को आप क्या बोल सकते हो, ऐसे पर्सन को आप बोल सकते हो कि ये पर्सन आपका जो है वो लिटरेट है। क्लियर। नंबर ऑफ लिटरेट्स इन इंडिया, ये आपका जो है 763.5 मिलियन इन सेंसस 2011। और ये आपका जो है बोल सकते हैं कि जो आपका लिटरेसी रेट पूरे इंडिया का कितना था 74.04। और ये आपका जो है जिसमें से मेल का जो लिटरेसी रेट कितना था 82.14%। ये सारे इंपॉर्टेंट डाटा आपको एज इट इज याद करना है। फीमेल्स का कितना था आपका डाटा, ये जो लिटरेसी रेट 65.46। और ये हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है आपका केरला स्टेट का था 94%। और उसके साथ साथ लक्षद्वीप, मिजोरम और त्रिपुरा और उसके साथ साथ गोवा को देखने को मिलेगा। क्लियर। लोवेस्ट लिटरेसी रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार का था 61.8%। और ये ओनली 4.5% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री बोल सकते हैं एजुकेटेड होते हैं। लेवल ऑफ द एजुकेशन, लेवल ऑफ द ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के लेवल तक केवल और केवल आपके जो भी पॉपुलेशन है कंट्री का केवल 4.5% ही आपके ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं। क्लियर। और जबकि आपके मेजॉरिटी ऑफ 32.6 पॉपुलेशन आपके जो है इवन एजुकेटेड अप टू द प्राइमरी स्कूल लेवल तक ही वो उनकी शिक्षा रह जाती है 32.6% तक। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था लिटरेसी रेट से रिलेटेड, मैंने आपके साथ काफी डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और आप अपने एग्जाम्स के लिए भी इस पर्टिकुलर फैक्ट्स को फ्यूचर में के लिए याद रखेंगे। क्लियर। प्लाज्मिक डीएनए का फंक्शन क्या होता है आपको पहचानना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। फर्स्ट आपका ऑप्शन है, जो भी आपके ऑप्शंस जो होते हैं इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका ये करेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यही मेंशन है, इसमें से कोई भी आपका जो भी ऑप्शन यहाँ पे मेंशन है सेकंड थर्ड अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कोई भी आपका ऑप्शन जो है आप बोल सकते हैं कि आपका ये कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आपका ये ब्लड सेल्स का ये फॉर्मेशन करते हैं आपके जो है प्लाज्मिक डीएनए, या फिर बोल सकते हैं ये कन्फर करते हैं कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स किसमें जो है बैक्टीरिया में, ये आपका थर्ड ऑप्शन है। और ये फोर्थ ऑप्शन है, ये आपके हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए। आरआरएनए बेसिकली आपका जो आरएनए का एक टाइप होता है, इसे हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो आरएनए मोस्टली आपके 3 टाइप्स के होते हैं। मोस्टली आप मैं कह रहा हूँ एमआरएनए, एमआरएनए मींस मैसेंजर आरएनए, सेकेंड आपका टीआरएनए और ये थर्ड आपका जो है आरआरएनए जिसे हम राइबोसोमल आरएनए के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो ये बेसिकली आरएनए जो होता है ना वायरस के केस में आपका जेनेटिक मटेरियल के रूप में भी बेसिकली ये आपका ये वर्क करता है। और आरएनए क्या होता है, आरएनए बेसिकली आपका न्यूक्लिक एसिड का टाइप होता है। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड के आपके जनरली 2 टाइप्स होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक ही बोल सकते हैं कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपका होता है। बेसिकली आपका जो है डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा, लेकिन आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। क्लियर। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से बेसिकली आपका जो है कौन सा आपका फंक्शन होता है प्लाज्मिक डीएनए का, तो आपका जो ऑप्शन थर्ड जो होता है ना, ये प्लाज्मिड किसमें हमें देखने को मिलता है, मोस्टली आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह आपका ये वर्क करता है प्लाज्मिड। आपको ऐसे समझ में आने वाला है, आप यहाँ पे देखिए पहले इस बैक्टीरियल सेल को देखिए। ये इंपॉर्टेंट आपका जो बैक्टीरिया का सेल जो होता है उसका मैंने इमेज इस पे इंसर्ट किया है। और ये बैक्टीरिया जो होता है आपके यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया आपका यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। क्लियर। इसको मोनेरा किंगडम में प्लेस किया गया है। जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप जरूर पढ़िएगा, जो आर.एस. विटेकर के द्वारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, जिसमें बैक्टीरिया को मोनेरा में रखा गया था। मोनेरा हो गया, उसके बाद से आपका जो है प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो आपके 5 किंगडम का जो क्लासिफिकेशन दिया गया था आर.एस. विटेकर सर के द्वारा जो है, उसमें बैक्टीरिया को मोनेरा में प्लेस किया गया था। तो इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बता दूं बैक्टीरिया के बारे में। तो ये प्यारा सा जो इमेज आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए आप प्लाज्मिड डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल के रूप में आपको प्लाज्मिड देखने को मिलेगा। क्लियर। और ये आपका जो है बैक्टीरिया के अंदर जो है, ये आपका जो है फ्लैजला जो होता है, ये बैक्टीरिया का जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। बैक्टीरिया इसी की हेल्प से क्या करता है कि आपका ये लोकोमोशन करता है, गति करता है। क्लियर। और ये आपको देखने को मिलेगा सबसे आपका आउटर मोस्ट लेयर, कैप्सूल लेयर भी हमें देखने को मिलता है। और ये सेल वॉल भी बैक्टीरिया में पाया जाता है। और ये बैक्टीरिया में सेल वॉल पाए जाने की वजह से हम बैक्टीरिया को प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इसमें सेल वॉल पाया जाता है। और सेल वॉल के नीचे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पूछा जाता है मीसोजोम के बारे में। मीसोजोम आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है, और ये आपका एनालॉगस माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे।
क्योंकि ये आपका रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। आपका ये मेसोसोम और राइबोसोम्स किस टाइप का पाया जाएगा इसमें 70s, क्योंकि आपका बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरियल सेल आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है और ये 70s 2 यूनिट से मिलकर के बना होता है 50s और उसके साथ साथ 30s ऐड करने पे 80 होगा। आपको घबराना नहीं है, ये आपका बेसिकली सेड वर्ग यूनिट होता है। एस मीन्स व्हाट? एस मीन्स आपका सेड वर्ग यूनिट होता है। इसको मेजरमेंट करने का एक बोल सकते हैं राइबोसोम्स का एक मेजरमेंट करने की एक यूनिट होता है जिसे हम बोलते हैं एस स्टैंड्स फॉर सेड वर्ग यूनिट। क्लियर? तो ये आपका जो 70s राइबोसोम्स हमें देखने को मिलता है बोल सकते हैं बैक्टीरियल सेल में, और ये आपका जो है ये उसका जो डीएनए जो होता है ना वो बिखरा हुआ पाया जाता है। तो ये आपका क्रोमोसोमल डीएनए हो गया। और ये फिमरी क्या होता है? फिमरी को बेसिकली हम पाइली भी कहते हैं। पाइली और फिमरी ये बेसिकली बैक्टीरिया को सबस्ट्रेटम से चिपकने में क्या करता है कि उसको ये हेल्प करता है, किसी सबस्ट्रेटम से चिपकने में आपका ये पाइली और फिमरी उसको हेल्प करता है। तो मैं आपको इतना सारी चीजें इंफॉर्मेशन दिया बैक्टीरिया से रिलेटेड। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बैक्टीरिया से रिलेटेड, तो आप उस क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, सोर्स के बारे में बात करूं, क्लास 12th बायोटेक्नोलॉजी का आपका ये टॉपिक था और यहाँ पे प्लाज्मिड के बारे में जिक्र किया गया कि प्लाज्मिड आपको 1 से लेकर के 10th के कोई भी साइंस की बुक में आपको प्लाज्मिड देखने को नहीं मिलेगा। प्लाज्मिड के बारे में ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन क्लास 12th के आपके बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में बायोलॉजी का ये बेसिकली आपका एनसीईआरटी बुक है, उसमें ये पर्टिकुलर प्लाज्मिड के बारे में मेंशन है। क्लियर? तो प्लाज्मिड बेसिकली क्या होता है? ऑटोनोमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। क्लियर? और ये आपको ये बेसिकली क्या डिस्कवर किया गया था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये आपका एक बैक्टीरिया का नाम होता है। जो टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया जो होता है ना वो बेसिकली आपका वो टाइफाइड डिजीज कॉज करता है। आपने नाम सुना होगा टाइफाइड डिजीज, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के द्वारा कॉज किया जाता है। क्लियर? तो आप इसके बारे में याद रखेंगे, बोल सकते हैं प्लाज्मिड के बारे में। और प्लाज्मिड जो है बायोटेक्नोलॉजी में बोल सकते हैं इस प्लाज्मिड का जो वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। वेक्टर होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी जीन की ट्रांसफर करनी है तो क्या किया जाता है इस प्लाज्मिड में, क्या किया जाता है कि जो है उसको इंसर्ट किया जाता है जीन की कटिंग को, और ये इस प्लाज्मिड को जो है दूसरे और होस्ट में क्या कर दिया जाएगा? इंसर्ट कर दिया जाएगा और वहां पे इसकी रिप्लिकेशन होगी। इस तरीके से हम मल्टीपल कॉपीज को प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ये जो आपका जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो होता है ना, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में आपका प्लाज्मिड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोल होता है, क्योंकि इस डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड जो होता है आपका ये वर्क करता है एज ए वेक्टर। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्सप्लेनेशन कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है, आपको बिल्कुल बहुत इत्मीनान के साथ जो है इस एक एक पॉइंट को सुनना है और अपने एग्जाम्स के लिए बिल्कुल रेडी होना है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, क्योंकि ये आपका किसी मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नहीं है। मैं आपके सामने जो है कमीशंस के द्वारा क्वेश्चन जो पूछा गया तो उसी को मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल भी पेन लेने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना है। यहाँ पे देखिए कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी हमें प्लाज्मिड को देखने को मिलता है। आप बोल सकते हैं कि प्लाज्मिड ऑलमोस्ट ऑलवेज कैरी करते हैं एटलीस्ट एक जीन तो उसमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो कैरी करता है एटलीस्ट कम से कम एक जीन। और ये प्लाज्मिड कैन ऑल्सो प्रोवाइड बैक्टीरिया विद द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन फिक्शन में भी आपका ये बेसिकली आपका ये हेल्प करता है। प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है इंडिविजुअल सेल में और ये नंबर में वेरिएशन भी शो करता है। आपका ये जो है 1 से लेकर के जो सेवरल हंड्रेड्स भी हमें देखने को मिलता है इसका नंबर जो है बैक्टीरिया में। फिक्स बोल सकते हैं कि नंबर नहीं होता है आपका ये प्लाज्मिड का। लार्जर प्लाज्मिड्स आप बोल सकते हैं कि लोअर कॉपी नंबर्स में ये कैपेबिलिटी देखने को मिलता है, लोअर कॉपी करने की कैपेबिलिटी देखने को मिलता है। और कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं वो इफेक्ट ही नहीं होते, नो इफेक्ट इज ऑब्जर्व, नो इफेक्ट कोई भी प्रभाव नहीं देखा गया, ऑब्जर्व नहीं किया गया जब आपके होस्ट के फिनोटाइप में। क्लियर? और कुछ टाइप्स जो होते हैं जिसे हम इस टाइप के जो प्लाज्मिड जो होते हैं उसे हम क्रिप्टिक प्लाज्मिड कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्रिप्टिक प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। ऐसे प्लाज्मिड जिसका कोई भी प्रभाव ऑब्जर्व नहीं किया जाता है होस्ट के फिनोटाइप में, तो इस टाइप के प्लाज्मिड को हम क्रिप्टिक प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्लाज्मिड क्या होता है और आपके माइंड में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी आई होगी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। बहुत डिटेल में मैंने क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप आपके माइंड में चारों तरफ से क्लैरिटी भी आई होगी और सोर्स का भी पता चला होगा किस सोर्स से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपको बताना था कब जो है आपका फर्स्ट टाइम पहली बार बोल सकते हैं कि जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपका जो मल्टी मेंबर बॉडी हुआ, आपको ईयर का नाम बताना है। 1995 में या फिर 1995 में या फिर 1989 में या फिर 1994 में। तो याद रखिए 1989 में आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बेसिकली आपका मल्टी मेंबर बॉडी हुआ। इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूं, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है। ओरिजिनली कमीशन जो आपका जो केवल 1
इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, लेकिन आगे चल करके जो आप बोल सकते हैं कि आपका इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 में क्या हुआ कि आपका ये मल्टी मेंबर बॉडी हो गया आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जिसमें ये देखने को मिला 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और उसके साथ साथ जो है 2 आपके जो है इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। क्लियर। और ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर्स भी इनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और इनका टेन्योर क्या होता है? 6 इयर्स, या फिर बोल सकते हैं अप टू एज ऑफ 65 इयर्स। इन दोनों में से जो पहले कंप्लीट हो जाएगा उसके साथ ये बोल सकते हैं कि अपने पोस्ट से क्या हो जाएंगे कि ये विदा ले लेंगे, या फिर बोल सकते हैं कि रिटायरमेंट एज, ऐसा बोल सकते हैं इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। जो इसमें से पहले कंप्लीट हो जाए 6 इयर्स या फिर जो है 65 इयर्स, इसमें से जो पहले कंप्लीट होगा उसी के बेस पे इनका रिटायरमेंट एज को काउंट किया जाता है। क्लियर। और इनको जो है बोल सकते हैं कि एंजॉय करते हैं सेम स्टेटस, जैसा सेम स्टेटस जो दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो आपके जजेस होते हैं, जो स्टेटस दिया जाता है, जो सैलरी दिया जाता है, वही सेम पैकेज जो है इनको भी प्रोवाइड किया जाता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं इनको रिमूव किया जा सकता है। कैसे? इनके ऑफिस से केवल और केवल बोल सकते हैं जैसे जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है ना, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, सेम उसी प्रोसेस के द्वारा जो है इनको भी रिमूव किया जाता है इनके पोस्ट से। क्लियर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में याद रखेंगे। ये बेसिकली जो है पार्ट 15 में आपको देखने को मिलेगा आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बेसिकली जो भी आपका इलेक्शन कमीशन को एस्टैब्लिश का जो आर्टिकल जो है बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। ये कब एस्टैब्लिश किया गया था इलेक्शन कमीशन? जो है 25 जनवरी आपका जो है 1950 में एस्टैब्लिश किया गया था। और ये इसका आर्टिकल आपको याद रखना है 324 टू 329 का जो आर्टिकल जो है आपका इलेक्शन कमीशन से आपका ये रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है। और ये 324 में क्या मेंशन है, 325 में क्या मेंशन है, 326 में, 327 में, 328 में और 329 में, ये सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और इनको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि इतना अगर मैं एक एक पॉइंट में आपसे डिस्कस करूँ तो वीडियो की लेंथ कुछ ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप रीड कर लीजिएगा, इतना तो आप समझदार हैं ही हैं। आपको केवल मैटर चाहिए तो मैटर तो मैं आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ। आई होप आप बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, और उसके साथ साथ इन पॉइंट्स को याद करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि मैं जो भी कंटेंट था मैं एक ही स्लाइड में यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। क्लियर। बहुत सिंपल है, आर्टिकल आपको नहीं भूलना है 324 से 329। क्लियर। कुमार सेन आपके जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे, और अभी आपके प्रेजेंट में कौन है? आपके जो राजीव कुमार, ये आपको देखने को मिलेंगे 25 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो इन्होंने किसको सक्सीड किया है? सुशील चंद्र जी को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कृष्ण थर्ड आपके जो है मानेकेत, जो बेसिकली आपके जो है किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे आपके को बताना है। मानेकेत बेसिकली जो है वो कैपिटल हुआ करती थी किस आपका जो है डायनेस्टी की? चेरा या फिर पाल या फिर जो राष्ट्रकूट या फिर गुर्जर प्रतिहार। तो याद रखिए आपके जो राष्ट्रकूट वंश के जो आपके कैपिटल हुआ करता था, बोल सकते हैं कि मानेखेत हुआ करता था, और कृष्ण थर्ड आपके जो एक इंपॉर्टेंट आपके रूलर हुआ करते थे, इस पर्टिकुलर आपके जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये जो बेसिकली आपके राष्ट्रकूट थे आपके दक्कन में देखने को मिलेंगे, और ये आपके जो है इनिशियली बोल सकते हैं कि ये सबऑर्डिनेट हुआ करते थे जो आपके कर्नाटक के चालुक्य थे। क्लियर। इस मैप में आप देख सकते हैं, आपको ये देखने को मिलेगा, ये आपका जो राष्ट्रकूट और ये इनका जो कैपिटल है कहाँ है आपका जो है, ये आपका जो मान्यखेत। क्लियर। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस मैप के जरिए भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। कन्नौज में जो बेसिकली आपका जो है ट्राइपैट्रिएट स्ट्रगल हुआ था गुर्जर प्रतिहार के बीच में, और उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं कि जो है पाल के बीच में, और उसके बाद से जो है आपका राष्ट्रकूट, और उसके बाद से जो है राष्ट्रकूट थे, और ये आपके जो गुर्जर प्रतिहार थे। क्लियर। तो पीपीआर से आप याद रखेंगे गुर्जर प्रतिहार, और उसके बाद से आपका जो है पाल, और ये आपके राष्ट्रकूट, इन तीनों के ने मिलकर के जो है बोल सकते हैं कि इस कन्नौज के लिए ट्राइपैट्रिएट आपका जो है एक प्रकार का स्ट्रगल हुआ था। क्लियर। तो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम से पूछा जाता है। और ये साउथ इंडिया में आपको कुछ डायनेस्टी हुआ करती थी, जैसे कि चोला डायनेस्टी हो गया, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जिसके संस्थापक आप फाउंडर बोल सकते हैं विजयालय थे, और ये आपके पांड्याज बोल सकते हैं, और उसके बाद से आपके चेरा डायनेस्टी थे। तो मैप के जरिए भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लर्न करने का आपको जो है ये प्रयास करना है। ये कामरूप आपसे पूछा जाता है, आसाम में बेसिकली ये पर्टिकुलर ये आपकी डायनेस्टी थी। कामरूप आपसे एसएससी के एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। क्लियर। तो मैं मैप को इसलिए इंसर्ट करता हूं जिससे आपके माइंड में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आए, और उसके जरिए आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है अपने माइंड में जो है मैं उसको अच्छे से रिकॉल कर सके। क्लियर।
क्योंकि मैप से किसी भी पॉइंट्स को याद करना थोड़ा सा जो इजी हो जाता है, तो आपको याद रखना है। और ये आपके जो मिड 18 सेंचुरी में दंती दुर्ग एक इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि क्षत्रिय के चीफ हुआ करते थे जो है आपके ये दंती दुर्ग। उन्होंने क्या करवाया था, बेसिकली एक रिचुअल यज्ञ को परफॉर्म करवाया था जिसे हम हिरण्य गर्भ के नाम से जानते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है, गोल्डन वूम होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि आपका हिरण्य गर्भ जो है ये बेसिकली आपका ये रिचुअल जो है किसके द्वारा ये बेसिकली परफॉर्म किया गया था, तो आपको याद रखना है दंती दुर्ग के द्वारा। और जिसका मीनिंग क्या होता है, गोल्डन वूम होता है। और ये जो आपके रिचुअल बेसिकली जो परफॉर्म किया गया था किसके हेल्प से, जो है ब्राह्मण की हेल्प से। और ये जो आपका ये थॉट बेसिकली जो है इस थॉट को आगे बढ़ाया गया था कि उनका क्या हुआ है कि जो आपका रीबर्थ हुआ है। और ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि केव 15 जो आपका एलोरा जो है बेसिकली शो करता है विष्णु एज ए नरसिम्हा, क्लियर। और ये आपका जो है मैन लाइन, जिसका जो आपका जो हाफ बॉडी था वो मैन से बना हुआ था और हाफ बॉडी आप बोल सकते हैं कि लायन का था। और ये आपका जो है राष्ट्रकूट पीरियड का ही है, तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि आपका ये जो एलोरा 15 की जो आपका के 15 है जो बेसिकली शो करता है आपका नरसिम्हा, जो आपका जो है विष्णु एज ए नरसिम्हा, तो ये बेसिकली किसके टाइम पीरियड में हमें ऐसा देखने को मिलता है इस प्रकार के पेंटिंग, तो राष्ट्रकूट पीरियड उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना, चोला डायनेस्टी से रिलेटेड आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही पूछा जाता है और ये वेटी टैक्स के बारे में पूछा जा चुका है आपके चोला डायनेस्टी से, क्लियर। तो ये बेसिकली ये जो वेटी टैक्स जो होता है ना वो बेसिकली जो है वो कैश फॉर्म में नहीं दिया जाता था, ये आपका जो है ये फोर्स्ड लेबर होता था। आपको क्या करना होता था कि काम करना होता था, जबरदस्ती काम करना होता था। यहाँ पे कैश की बात नहीं की जा रही थी, आपको काम करके जो है उस पर्टिकुलर टैक्स को चुकता करना होता था। और एक कदमई, और उसके साथ साथ ये कदमई क्या था आपका जो है वो लैंड रेवेन्यू था, क्लियर। कदमई आपका क्या था, लैंड रेवेन्यू था। और उसके बाद से कुछ और भी टैक्सेस इंपोज किए जाते थे, जैसे आपका थैटजिंग हाउस पे आपको ये बेसिकली आपका ये टैक्सेस को देना होता था। और ये जब आप लैडर यूज कर रहे हो, सीढ़ी यूज कर रहे हो, क्लाइंब पाम ट्रीज पे जब आप चढ़ने के लिए लैडर सीढ़ी का यूज कर रहे हो तो उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता था, सेस देना पड़ता था, किस पे, आपके सक्सेशन टू द फैमिली प्रॉपर्टीज पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वेटी टैक्स के बारे में आपसे पूछा जा चुका है। ये आपका जो है बोल सकते हैं किसका एक फॉर्म था, तो आपका ये फोर्स्ड लेबर का एक फॉर्म था जो कैश के फॉर्म में नहीं दिया जाता था वेटी टैक्स, और ये चोला डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट टैक्स था, क्लियर। नेक्स्ट आपको याद रखना है, बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपको इस मैप के जरिए भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मैं बता दूं, चाहमनाज के बारे में आपको याद रखना है। और उसके बाद से आपका ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये आपके जो 5 ट्रिब्यूटरीज है इंडस की, वो याद रखना है। और ये आपके मैप के बारे में कुछ आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आई, क्लियर। तो जैसे कि आपका जो है तापी रिवर हो गया, गोदावरी रिवर हो गया, नर्मदा रिवर हो गया। नर्मदा रिवर को देखिए, ये जो है आपका यहाँ पे इसका जो है वो हमें इसका बेसिन देखने को मिलता है अरबियन सी में। ये आपका लक्षद्वीप हो गया, ये आपका जो है बोल सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल हो गया, और ये आपका अरबियन सी होगा। तो मैप के बारे में आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। ये नेपाल आपका स्टेट हो गया, बेसिकली आपका एक कंट्री है, नॉट स्टेट। तो इस तरीके से आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में देखिए, ये आपका जो है यहाँ से निकल करके आ रही है, यहाँ पे आपका जो है ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में क्या होती है, इसकी एंट्री होती है ब्रह्मपुत्रा रिवर की। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैप के जरिए। ये उत्कल देखिए आपको देखने को मिलेगा ओडिशा में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आपसे पूछा जा चुका है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपको बताना है कि फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द स्टेट एनुअल अवार्ड जो बेसिकली आपका जो है निशा गांधी आपका जो पुरस्कारम, ये बेसिकली जो है गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा 2013 में जो किसको पहले दिया गया था आपको बताना है। माधवी मुदगल या फिर शोभना सी पिल्लई या फिर उदय शंकर या फिर जो है मृणालिनी साराभाई, तो किसको दिया जा चुका है आपका जो है मृणालिनी साराभाई जी को। ये बेसिकली आपकी ये फीमेल है, इनको दिया जा चुका है मृणालिनी साराभाई को, क्लियर, 2013 में। आप यहाँ पे देखिए मृणालिनी विक्रम साराभाई, ये आपकी जो है इनका ये जो है बोल सकते हैं कि ड्यूरेशन है, लाइफ ड्यूरेशन 11 में मई 1918 से 21 जनवरी 2016। और इनको जो है बोल सकते हैं कि जो है ये अवार्ड दिया जा चुका है, बोल सकते हैं कि आपका जो है निशा गांधी पुरस्कारम अवार्ड, ये बेसिकली केरला गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ये बेसिकली 2013 में दिया गया था, क्लियर। और ये आपके दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के आपके ये फाउंडर थी आपके जो है मृणालिनी विक्रम साराभाई। और ये आपका जो इनको रिसीव्ड भी हुआ है पद्म भूषण 1992 में और ये पद्मश्री 1965 में। तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी इनके नाम के बारे में आप याद रखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये माधवी मुदगल के बारे में आपको याद रखना है, ये आपके जो है इंडियन क्लासिकल डांसर है, ये ओडिसी के इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंट है माधवी मुदगल। और ये शोभना आपके सी पिल्लई या फिर बोल सकते हैं कि स्वप्ना
आपके जो है चंद्र कुमार पिल्लई आपके जो है ये बोल सकते हैं कि आपके जो है इंडियन एक्ट्रेस के साथ साथ ये भारतनाट्यम की डांसर भी हैं, शोभना चंद्र कुमार पिल्लई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ये बेसिकली आपको बताना है कि कौन सा डांस जो है बेसिकली आपका ये साउथ इंडिया में ओरिजिनेट इसका हमें देखने को नहीं मिलता है, इसका ओरिजिनेशन कथकली या फिर कुचिपुड़ी या फिर सतरिया या फिर भारतनाट्यम। तो कथकली जो है बेसिकली केरल स्टेट में देखने को मिलता है, कुचिपुड़ी बेसिकली जो है हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है और ये सतरिया आसाम में देखने को मिलता है, आसाम में। क्लियर। और ये भारतनाट्यम तमिलनाडु में। तो आपको अच्छे से माइंड में क्लैरिटी हो गई। ये बात किसकी हो रही है? असम। असम जो है बेसिकली ये आपका ये साउथ इंडिया में हमें देखने को नहीं मिलता है, ये सतरिया हमें आसाम में देखने को मिलता है। और ये आसाम जो है बेसिकली असम या आसाम ये आपका नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट में हमें ये देखने को मिलता है। क्लियर। तो इसका आंसर बेसिकली आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ये आपके 8 इंडियन क्लासिकल डांस है। ओडिशा ओडिसी में देखने को मिलता है, भारतनाट्यम तमिलनाडु में, और ये सतरिया असम में, और ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी आपके मणिपुर में, कथकली केरल में, और ये आपका कथक नॉर्थ इंडिया। अगर ऑप्शन में आपका उत्तर प्रदेश है तो आप मार्क करेंगे उत्तर प्रदेश, या मोहिनीअट्टम आपको केरल स्टेट में देखने को मिलता है। तो दो आपके जो है क्लासिकल डांस कथकली और मोहिनीअट्टम हमें केरल स्टेट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेसिकली जो है पद्म विभूषण अवार्ड जो है 1971 में जो है ये कौन इनके विनर थे? 1971 में जो किसको जो है बोल सकते हैं कि पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था इस पर्टिकुलर फेमस पर्सनैलिटी में से आपको बताना है। रजी नारायण जी को, या फिर एस स्वामीनाथन को, या फिर जो है देवजानी चलिहा को, या फिर जो है उदय शंकर। तो उदय शंकर जी को जो है बोल सकते हैं कि जो है ये पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया था 1971 में। इसका आंसर आपका जो है वो फोर्थ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए उदय शंकर जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये आपके इंडियन डांसर और उसके साथ साथ ये कोरियोग्राफर भी थे, और ये पायोनियर थे बोल सकते हैं कि मॉडर्न डांस आपके इंडिया में। और ये इनको 1962 में जो अवार्ड दिया गया था संगीत नाटक एकेडमी, और ये इंडिया का जो है बोल सकते हैं कि जो है नेशनल एकेडमी फॉर म्यूजिक डांस एंड ड्रामा, और ये आपका जो हाईएस्ट अवार्ड भी होता है आपका संगीत नाटक एकेडमी का। फेलोशिप बेसिकली आपका ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है जो इनको दिया जा चुका है बेसिकली 1962 में। और ये 1971 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बेसिकली जो है सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है बेसिकली पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद। तो इनको दिया जा चुका है 1971 में दिया गया था। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं ये आपके जो उदय शंकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट जो भी आपके ऑप्शन में थे उसका बारे में मैं आपसे जिक्र कर लूं जिससे आपके माइंड में क्लियरिटी हो सके। रजी नारायण जी बेसिकली जो ये आपके भारतनाट्यम के इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। और ये एम ए स्वामीनाथन, ये बेसिकली इनको जो है फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज से बेसिकली इनको नवाजा गया था। और ये आपके जो है एम ए स्वामीनाथन आपके इंडिया में जो है बोल सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर माने जाते हैं। क्लियर। उन्होंने बेसिकली जो है क्या करी थी इंट्रोड्यूस करी थी हाई यील्डिंग जो आपकी व्हीट एंड राइस की वेराइटीज है। किसके दौरान? आपके जो है 1916 में जब आपका कि इंडिया जो है बेसिकली आपका ये फेस कर रहा था किसके रिस्पेक्ट में जो है बेसिकली आपका जो है वहां पे बहुत सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं कि जो आपका व्हीट और उसके बाद से जो है राइस का कुछ लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। तो उस समय आपका ये कॉन्सेप्ट भी आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है एम ए स्वामीनाथन जी का। इसलिए इनको जो है बोल सकते हैं कि इंडिया में जो है आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर भी माने जाते हैं ये बेसिकली आपके एम ए स्वामीनाथन। और ये देवजानी आपके सलिहा जो है ये बेसिकली आपके एक्सपोनेंट थे आपके जो है मणिपुर डांसर के, ये एक्सपोनेंट है, इनको याद रखना है इनका नाम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके देवजानी सलिहा का जो है किस बोल सकते हैं कि क्लासिकल डांस इनका रिलेशन है, तो आपको बताना है मणिपुरी डांस से। क्लियर। और ये इंपॉर्टेंट मणिपुरी डांस आपको देखने को मिलेगा, मणिपुर स्टेट में आपका एक क्लासिकल डांस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेसिकली आपको बताना कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है बेसिकली पेरेंट की और या फिर जो है गार्जियन का एक बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है कि उनको क्या करना चाहिए, जो उनके चाइल्ड हैं जो उनको क्या करना चाहिए, किसी भी तरीके से उनको जो है एजुकेशन के लिए उनको बेसिकली उनको जो है वो फोर्स करना चाहिए। और ये आपका जो है कितने से कितने इयर्स के बारे में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये आपका जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज हमें देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये आपका 6 and 14 इयर्स होता है। क्या होता है? 6 से लेकर के 14 इयर्स के बीच में आपका ये चाइल्ड की एज होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 14 हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 11th फंडामेंटल ड्यूटीज है बेसिकली ये प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी करता है, एजुकेशन जो अपने जो आपके चाइल्ड के एजुकेशन के बारे में बात करता है, जिनका एज क्या है 6 से 14 इयर्स। और ये इस ड्यूटी को बेसिकली जो है ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये पूछा भी जाता है 86 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका किससे रिलेटेड है? आपका जो है बोल सकते हैं कि 11 फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। और ये बेसिकली इसको कब अमेंडमेंट किया गया था?
आपका जो है 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आर्यभट्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आपको बताना है कौन सा पॉइंट जो आर्यभट्ट से आपका रिलेटेड नहीं है। ये उन्होंने स्टेट करी थी, उन्होंने बताया था कि जो आपका डे और नाइट जो होता है, बोल सकते हैं किसके द्वारा ये कॉज किया जाता है। जो आपका रोटेशन जो होता है, अर्थ अपने एक्सिस पे क्या करती है कि रोटेट करती है। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, इसके वजह से हमें जो है दिन और रात का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। और उन्होंने डेवलप भी करी थी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर द इक्लिप्सिस के बारे में। और उसके बाद से जो है थर्ड ऑप्शन में मेंशन है, उन्होंने फाउंड करी थी वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफरेंस ऑफ जो सर्कल जो होता है उसके बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया था, जो है किस तरीके से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। क्लियर। और ये आपका जो है स्पोक अबाउट द इलेबोरेट सर्जिकल प्रोसीजर्स, और उन्होंने इसके बारे में ही बेसिकली डिस्कस नहीं किया था। ये बेसिकली आपका 4th नंबर का जो है आपका स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, यही आपका जो है बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उन्होंने ऐसा कुछ पॉइंट्स इलेबोरेट नहीं किया था सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में। और तीनों के तीनों बोल सकते हैं कि आपका स्टेटमेंट आपका आर्यभट्ट से रिलेटेड है, मैंने एक्सप्लेन भी किया। और आर्यभट्ट के बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप याद रखेंगे। बेसिकली ये इनका एरिया बोल सकते हैं कि जो आपके पटना के आसपास जो आपका एरिया हुआ करता था, जो है आपके जो है पाटलिपुत्रा, उन्होंने जो बेसिकली इस पर्टिकुलर एरिया से वो बिलोंग करते थे। क्लियर। और ये बोल सकते हैं कि एक एक्सपोनेंट आपके जो है आपके मैथमेटिशियन के साथ साथ ये एस्ट्रोनॉमर्स भी थे। आर्यभट्ट और आर्यभट्टीय और उसके साथ साथ ये सूर्य सिद्धार्थ, इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क आप बोल सकते हैं। और ये आपका जो है ये पाई की जो वैल्यू जो थी इनके द्वारा ही डिटरमाइन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने जो है बेसिकली प्लैनेटरी मोशन के बारे में और इलिप्टिक अलोंग जो आपका जो है प्रोवाइड करता है डेफिनेशंस किसके लिए, आपका एक्सेंट्रिक और आपका एपिसाइक्लिक मॉडल्स जो आपका प्लैनेटरी मोशन होता है। तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। और ये आपका जो है एक बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके सम्मान में जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट जो इसको लॉन्च किया गया था 1975 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे इनके नेम से रिलेटेड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये सहारा डिजर्ट जो है बेसिकली आपका लोकेटेड होता है किस कॉन्टिनेंट में, बेसिकली सहारा डिजर्ट हमें देखने को मिलता है, साउथ अमेरिका या फिर नॉर्थ अमेरिका या फिर अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका देखने को मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। आप इमेज में देखिए, आपको ये देखने को मिलेगा, ये आपका जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सहारा डिजर्ट हमें देखने को मिलता है। और ये जो आपका जो इसका एरिया अप्रोक्स आप बोल सकते हैं कि इसको काउंट कर लीजिएगा 92, ये आपका जो है स्क्वायर किलोमीटर। और ये आपका जो है लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट आपका ये पूरे वर्ल्ड का है, आपका सहारा डिजर्ट। और ये सहारा जो बेसिकली कवर्स करता है लार्ज पार्ट्स ऑफ द बेसिकली अल्जीरिया में फैला हुआ है, सार्ड में फैला हुआ है, इजिप्ट में, लीबिया में, माली में, मारुतानिया में, मोरक्को में, नाइजर में, वेस्टर्न सहारा, और ये सूडान और उसके साथ साथ ट्यूनीशिया में। तो आपसे पूछा जाता है इस टाइप के भी क्वेश्चन कि कौन से आपका जो कंट्री में बेसिकली आपका सहारा डिजर्ट जो फैला नहीं है, या फिर इनमें से 4 ऑप्शन क्रिएट कर दिए जाएंगे और एक ऑप्शन जो है जिसमें आपका सारा डिजर्ट फैला नहीं होगा, और वही आपको जो है वो वहां से चूज करना होगा। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, बेसिकली अल्जीरिया हो गया, आपका सार्ड हो गया, इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, माली हो गया, मारुतानिया हो गया, मोरक्को हो गया, और ये आपका नाइजीरिया हो गया, वेस्टर्न सहारा हो गया, और ये आपका सूडान, और ये आपका ट्यूनीशिया हो गया। तो आप त्रिकोणबाजी लगा सकते हैं। त्रिकोणबाजी का मतलब ये हुआ कि आपका जो एक ट्रिक बनाना है, ए हो गया, AC हो गया, फिर EL हो गया, फिर ट्रिपल M3 हो गया, और उसके बाद से N हो गया, और ये W वेस्टर्न सहारा, और ये SST हो गया। क्लियर, SST। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रख सकते हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। सहारा डिजर्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना है बेसिकली जो है कौन आपका जो है पार्ट नहीं है, बेसिकली आपका जो है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द रूरल बैंकिंग। तो आपका ये रूरल बैंकिंग का जो बेसिकली आपका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो इसमें से कौन सा आपका पार्ट नहीं है, मनी आपका लैंडर्स, या फिर रीजनल रूरल बैंक्स, या फिर जो कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट्स बैंक। तो आपने जो है मनी लैंडर्स जो होता है ये उधार देते हैं, तो ये बेसिकली नहीं होंगे आपके रूरल बैंकिंग का, ये कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, ये बेसिकली मनी लैंडर्स का। क्लियर। रीजनल रूरल बैंक RRB के बारे में आपने सुना होगा, और ये कमर्शियल बैंक भी होता है, और ये कोऑपरेटिव एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं। तो ये आपके तीनों के तीनों बोल सकते हैं कि आपका इंस्टीट्यूशन होता है, लेकिन मनी लेंडर्स आपका इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। कोई भी आपका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये बेसिकली क्वेश्चन आपसे जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट से पूछा गया था, इकोसिस्टम का जो आपका ये टर्म जो है किसके द्वारा ये कॉइन किया गया था, एजी टेंसले, या फिर ग्रिनेल, या फिर लिंडेमन, या फिर जो है टेरिसन। तो याद रखिए एजी टेंसले सर के द्वारा जो बेसिकली इकोसिस्टम टर्म को जो है बेसिकली कॉइन किया गया था।
और आपको याद रखना है इनके बारे में जो है ग्रिनल के बारे में, ग्रिनल आपके ऑप्शन में थे तो इसलिए मैं इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दूं। ये आपके जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट और ये हिस्टोरियन नेचुरलिस्ट और के साथ साथ ये आपके राइटर भी थे आपके जो ग्रिनल सर। क्लियर। और लिंडेमंस के बारे में आपको याद रखना है, जो आपका लिंडेमंस ने एक लॉ दिया था जो बोल सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर, जो आपका इकोसिस्टम में क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना, वो केवल और केवल बोल सकते हैं कि वन ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर केवल और केवल आपका जो 10% ही आपका जो एनर्जी का ट्रांसफर हमें देखने को मिलता है। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो ये कॉन्सेप्ट जो है बोल सकते हैं लिंडेमन के द्वारा जो वो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को दिया गया था। यहाँ पे देखिए आपकी यहाँ पे आपका जो है ये आपका जो है 10,000, इसका 10% आपका जो है 1,000, इसका 10% आपका 100 और ये इसका 10% आपका जो है 100 जूल। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि आपका केवल और केवल 10% ही आपका क्या हो रहा है कि एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे क्या हो रहा है कि हमें ट्रांसफर देखने को मिल रहा है। क्लियर। तो ये बेसिकली आपका ये प्रोड्यूसर हो गया। पी मींस व्हाट, पी मींस आपका प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टर्सरी कंज्यूमर, और एक प्रकार का बोल सकते हैं कि आपका ट्रॉपिक लेवल हो गया। क्लियर। तो एक ट्रॉपिक लेवल से आपका नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे केवल और केवल आपका 10% ही क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर हमें देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एज इट इज याद रखना है। और ये टर्सन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने क्या टर्म, किस टर्म को ये कॉइन किए थे, इको टाइप, और उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं कि जो एगामो स्पीसीज के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था टर्सन नाम के साइंटिस्ट ने। तो यहाँ पे मेंशन है, तो इनके बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं। क्लियर। और ये आपके जो इकोसिस्टम क्या होते हैं, तो जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि आपके इन्वायरमेंट में आपको दो पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। इट मींस दो टाइप्स के बोल सकते हैं कि फैक्टर्स होंगे। एक आपका जो है आपका एक बायोटिक कंपोनेंट होता है, ऐसे बोलिए कि आपके इकोसिस्टम में दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक होता है और एक बायोटिक होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे आपके बायोटिक के अंदर आते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट में भी आपका जो हो सकता है एनिमल हो सकता है, ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, जो भी आपके बोल सकते हैं कि बर्ड्स हो सकती है, मतलब सारे के सारे जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं। और ये आपके जो है ए बायोटिक कंपोनेंट के अंदर जो भी आपका मान लीजिए जो भी फैक्टर होता है नॉन लिविंग थिंग, लाइक आपका जो है लाइट हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब के सारे आपका सनलाइट हो गया, सारे के सारे आपके जो है ये क्या है आपके ए बायोटिक कंपोनेंट है। क्लियर। टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया, सारे के सारे आपके जो है आपके ए बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम में। और ये क्या होते हैं कि जो बेसिकली आपका जो बायोटिक कंपोनेंट और ए बायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं इकोसिस्टम में। ये आपको याद रखना है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। एक इंटरैक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में और ये आपके जो भी आपके नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में, ये जो आपके इन्वायरमेंट पे प्रेजेंट होते हैं जो भी नॉन लिविंग थिंग्स, तो इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। क्लियर। और ये टर्म जो है टेंसले के द्वारा जो है कॉइन किया गया था 1935 में। और ये पहले जो टर्म क्या हुआ करता था, ये आपका जो है बायो कोइनोसिस हुआ करता था, ये पहले यूज किया जाता था बेसिकली इकोसिस्टम के जगह पे। क्लियर। कितने नंबर ऑफ एनायंस आपके जो है वो सराउंड होते हैं, बेसिकली आपको बताना है कि सोडियम आयन, ये जो आपका सोडियम आयन का जो बेसिकली आपको बताना है कि सोडियम क्लोराइड में जो आपके कितने नंबर ऑफ एनायंस। मैं आपको बता दूं ये जो सोडियम क्लोराइड जो होता है ना NaCl एक प्रकार का जो आयनिक कंपाउंड होता है, और ये किससे मिलकर के बना होता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव से मिलकर के बना होता है। और ये Na पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज को बियर करते हैं, इसलिए आपका ये इसे किसके नाम से जानेंगे, ये आपका सोडियम केटायन हो जाएगा। और ऐसी स्पीशीज जो नेगेटिव चार्ज को बियर करता है उसे हम एनायन के नाम से जानते हैं। तो आपसे जो बोल सकते हैं इनडायरेक्टली पूछा गया कि कितने आपके क्लोरीन जो आपके एटम्स जो होते हैं इस सोडियम क्लोराइड के अंदर आपके ये सराउंड करते हैं सोडियम आयन के चारों तरफ। क्लियर। तो ये बेसिकली आपसे पूछा गया था। और जो भी आपके आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और उसके साथ साथ ये बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है विद रिस्पेक्ट टू द कोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि ये आपके जो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, आपका जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊं, ये आपका जो है सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मेशन जो हो रहा है, मान लीजिए कि आपका NaCl है, तो NaCl में Na के पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन है, Na के पास आपका जो है 281 इलेक्ट्रॉन, इट मींस 11 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर। और ये आपका क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन के पास जो है 17 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करता है, सोडियम क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को जो है क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से सोडियम के पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है, 2 8 इट मींस 10 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके आउटर मोस्ट शेल में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से आपका स्टेबल हो जाता है आपका सोडियम आयन। जब ये और ये कोई भी स्पीसीज जो होता है ना, जब ये पॉजिटिव चार्ज को जो बोल सकते हैं कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, तो सोडियम आपका एक केटायन हो जाता है
एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद से। और ये क्लोरीन क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसके पास आउटर मोस्ट सेल में कमी है, क्योंकि इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये आपका जो बोल सकते हैं कि एक्टिव है, लेकिन ये जब एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है कि जो सोडियम इसको क्या करता है कि डोनेट कर देता है, तो इसको एक्सेप्ट करके क्लोरीन जो है क्लोरीन एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। इट मींस अगर कोई आपका स्पीसीज जो है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो अपने ऊपर क्या बियर कर लेता है, अपने ऊपर वो नेगेटिव चार्ज को बियर कर लेता है और वो आपका जो एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आपका जो है आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर, कितने आपके एनायन सराउंड होंगे आपके सोडियम आयन के चारों तरफ। बोल सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के लैटिस स्ट्रक्चर में तो आपके 6 जो आपके क्लोरीन एनायंस ही आपके जो है वो क्या होंगे कि आपके जो है वो सोडियम के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपको जो है ये सराउंड करते हैं 6 क्लोरीन एनायंस। क्लियर? और ये आप यहाँ पे इमेज पे देख सकते हैं, ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जो है बेसिकली इस जो आपका लैटिस स्ट्रक्चर जो होता है सोडियम क्लोराइड का ना, वो बेसिकली आपका FCC टाइप का होता है, फेस सेंटर्ड टाइप। इट मींस आपका जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस हमें देखने को मिलता है, यूनिट सेल होता है बेसिकली आपका ये आपका जो सोडियम क्लोराइड का लैटिस स्ट्रक्चर। ये बेसिकली आपको डिटेल में देखने को मिलेगा क्लास 12 बोल सकते हैं कि जो आपको एक चैप्टर है बेसिकली आपका जो सॉलिड स्टेट में बेसिकली आपका ये FCC के बारे में, BCC के बारे में और ये आपका जो है देखने को मिलता है ये सारे कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो यहाँ पे देख भी सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा इमेज है, इस इमेज के जरिए आप अपने पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये आपको बताना था कि जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो होता है इकोनॉमी का जो है वो बेसिकली आपका किससे रिलेटेड होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से या फिर एक्सटर्नल सेक्टर से या फिर गवर्नमेंट सेक्टर से या फिर प्राइवेट सेक्टर से। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो होता है ना बेसिकली ना ही एग्रीकल्चर, ना ही गवर्नमेंट, ना ही प्राइवेट, ये बेसिकली आपका एक्सटर्नल सेक्टर से भी आपका जो इसका बोल सकते हैं इसका रिलेशन होता है। इसका आंसर आपका जो सेकंड हो जाएगा। बोल सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट बोल सकते हैं कि आपका ये जो भी आपका ट्रांजैक्शंस जो होती है ना एंटिटीज गवर्नमेंट और उसके साथ साथ एनाटॉमीज और आपका जो है बेसिकली आपका जो है इंडिविजुअल्स ऑफ वन कंट्री टू द अनदर फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट मींस वो किसकी बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है आपसे जो है एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में। क्लियर? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेप जो आपका ये पार्ट नहीं होता डिकम्पोजिशन के लिए कौन सा स्टेप जो है बेसिकली आप कंसीडर नहीं किया जाता है, स्टेप नहीं है, इस पर्टिकुलर ऑप्शन में से आपको चूज करना है। लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन या फिर कैटाबॉलिज्म या फिर सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन तो नहीं है, सॉइल इरोजन बेसिकली बोल सकते हैं कि जो आपका ये सॉइल का जो अपर पार्ट का जो है रिमूव होना, इसको हम किसके नाम से जानते हैं, ये बेसिकली जो है सॉइल इरोजन के नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिकली जो आपका डिकम्पोजिशन का पार्ट नहीं होता है, स्टेप नहीं होता है, तो इसका आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है। डिकम्पोजिशन मींस क्या होता है, डिकम्पोजिशन एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो भी आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं इनका ब्रेक डाउन होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मान लीजिए कि आपका ये जो है ग्लाइकोजन हो गया, तो ग्लाइकोजन एक प्रकार का बोल सकते हैं कि आपका कॉम्प्लेक्स आपका ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो किसमें कन्वर्ट होगा, जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो ग्लूकोज में ये बेसिकली कन्वर्ट होगा। तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है इसका जो है ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल सब्सटेंस में, जो किसके द्वारा, जो एक्शन के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन होता है उसके ऊपर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्शन होगा और जिसके जरिए बोल सकते हैं कि आपका ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा, सब्सटेंस होगा, वो आपका जो है बोल सकते हैं कि सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं डिकम्पोजिशन के लिए, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म और ह्यूमिफिकेशन। तो आपके 3 ऑप्शन में थे, आप यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन में आपके मेंशन थे, लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन, कैटाबॉलिज्म, ये तीनों आपके मेंशन थे। तो ये तो आपके स्टेप्स होते हैं और उसके साथ साथ फ्रेगमेंटेशन भी होता है और ये आपका मिनरलाइजेशन भी होता है। तो आपके टोटल 5 स्टेप्स होते हैं, इसके बारे में मैं कुछ डिस्कस कर लूं। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एक प्रकार का बोल सकते हैं कि आपका ये इनिशियल स्टेज होता है डिकम्पोजिशन का, और ये फ्रेगमेंटेशन मींस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द डेट्राइटस इनटू द स्मॉलर पीस ऑफ द डेट्रीवोर्स। क्लियर? तो ये बेसिकली आपका जो है ब्रेक डाउन होता है बेसिकली आपका जो भी आपका डिकम्पोजिशन मींस आपका बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेप में जो है फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है, ब्रेक डाउन होता है जो भी आपका डेट्राइटस से आपके जो भी स्मॉलर पीस ऑफ द डेट्रीवोर्स के द्वारा, डेट्रीवोर्स के द्वारा जो होगा ना स्मॉलर में आपका जो पीस में उसको कन्वर्ट किया जाता है। लीचिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जो भी आपका फ्रेगमेंटेड पार्टिकल्स है वो आपके जो है उसमें लॉट्स ऑफ क्या होगा कि वाटर सॉल्युबल कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे जो क्या होंगे, जो आपके इनऑर्गेनिक इन नेचर होंगे। क्लियर? और ये आपके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर के अंदर और ये क्या हो जाएंगे कि आपके जो है वो सॉइल के अंदर वो रिस्क के चले जाएंगे। क्लियर?
और ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और इसी प्रोसेस को हम कह सकते हैं क्या, लीचिंग के नाम से कह सकते हैं। यही प्रोसेस आपका लीचिंग ही होता है। क्लियर, ऐसे आपको याद रखना है। कैटाबोलिज्म क्या होता है? कैटाबोलिज्म में बेसिकली कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉलर पार्टिकल में। सिंपल सा आपका डेफिनेशन होता है कैटाबोलिज्म का और आपको याद रखना है। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह नेक्स्ट पॉइंट है बेसिकली आपका जो है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन में बेसिकली आपका जो है एक डार्क कलर्ड लेयर ऑफ एमॉर्फस सब्सटेंस का जो बेसिकली जो है फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, जिसे हम ह्यूमस का नाम से जानते हैं। और ये ह्यूमस जो होता है बोल सकते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका जो ह्यूमस का फॉर्मेशन जो बोल सकते हैं कि यही आपका जो ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। और ये ह्यूमस के बारे में आपसे एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में। ये जो डार्क कलर लेयर्स होते हैं एमॉर्फस सब्सटेंस का सॉइल में, उसके ऊपर सॉइल के ऊपर या फिर सॉइल में बोल सकते हैं, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो उसे हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं। ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। और ये बोल सकते हैं कि आपका ये इसमें बहुत रिच होती है न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ, और ये प्रोवाइड करता है हाई फर्टिलिटी टू द सॉइल। सॉइल को ये बेसिकली हाई फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है बेसिकली आपका ये ह्यूमस। मिनरलाइजेशन क्या होता है? मिनरलाइजेशन बेसिकली जो होता है ये आपका फाइनल स्टेप्स आप बोल सकते हैं कि आपका इस प्रोसेस का होता है। और ये इस प्रोसेस में बेसिकली जो है आपका डिग्रेडेशन होता है ह्यूमस का डिग्रेडेशन होगा और ये रिलीज होगा क्या, आपके जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो ये बेसिकली आपका ये मिनरलाइजेशन होता है, ये आपका लास्ट स्टेप होता है। क्लियर। 24 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना था कि किसने जो है बेसिकली जो है एक प्रोग्राम को, स्टार्टअप प्रोग्राम को लॉन्च करी थी, यूएस स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम को। अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ आपके जो है उत्तर प्रदेश के आपके जो है वो सीएम है। नितिन गडकरी या फिर पीयूष गोयल? तो याद रखिए पीयूष गोयल जी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था आपका यूएस स्टार्टअप आपका सेतु प्रोग्राम। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये बेसिकली आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल, श्री पीयूष गोयल इन्होंने लॉन्च करी थी यूएस स्टार्टअप सेतु सपोर्ट, जो बेसिकली सपोर्ट करेगा जो इंटरप्रेन्योर्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके साथ साथ ये अप स्किलिंग प्रोग्राम है। ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा बे एरिया ऑफ द सैन फ्रांसिस्को आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। और ये जो इनिशिएटिव जो है बेसिकली कनेक्ट करेगा स्टार्टअप इन इंडिया के साथ साथ जो यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स के साथ साथ बोल सकते हैं यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स और ये स्टार्टअप ऑफ इकोसिस्टम क्लियर लीडर्स के बीच में। और ये आपका मेंटरशिप और उसके साथ साथ असिस्टेंट भी आपको वेरियस एरियाज में बेसिकली जो इसमें इंक्लूड किया गया है, फंडिंग के क्षेत्र में, मार्केटिंग एसेस और उसके साथ साथ ये कॉमर्शियलाइजेशन के क्षेत्र में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। और ये करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेट का जो है नागभट्ट के बारे में आपसे पूछा गया था, जो बेसिकली आपको बताना था किस आपके जो है एक आपके जो किंग थे इनका डायनेस्टी का नाम बताना है आपको, काकतिया या फिर जो है वर्धना या फिर जो है प्रतिहार या फिर जो है रेड्डी। तो ये बेसिकली आपके जो है वो प्रतिहार के बोल सकते हैं कि आपके जो है इस डायनेस्टी के किंग हुआ करते थे नागभट्ट। और मैं इसका सोर्स भी बताऊंगा, एनसीईआरटी से बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा द अचीवमेंट्स ऑफ द नागभट्ट। तो यहाँ पे देखिए इसको आप रीड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये बेसिकली जो है आपके जो इनके बारे में नागभट्ट आप देखिए यहाँ पे जो वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन द ग्वालियर मध्य प्रदेश, डिस्क्राइब करता है एक्सप्लॉइट्स ऑफ द नागभट्ट प्रतिहार किंग। इट मींस वो इनका बिलोंग जो है किस से बिलोंग करते थे, ये गुज्जर प्रतिहार से ये बेसिकली ये बिलोंग करते थे। आप ऐसा बोल सकते हैं नागभट्ट के बारे में ऐसा पॉइंट मेंशन है। क्लियर। तो इसका आंसर आपका जो प्रतिहार ही हो जाएगा। ओके। और इसी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो भी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया, मैं आपको जब पीडीएफ शेयर करूंगा तो सारे के सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। और ये मैं सोर्स भी बता रहा हूँ क्योंकि सोर्स आपको जानना बहुत जरूरी होता है कि किस सोर्स से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो एनसीईआरटी मस्ट है, आपको एनसीईआरटी करनी ही करनी है, आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्लियर। इसी के साथ आपका जो एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 का जनरल अवेयरनेस का ऑल 25 क्वेश्चंस का एक पैरा सा एक्सप्लेनेशन जो आपका कंप्लीट होता है। जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे 6 दिसंबर 2022 के दिन 2:30 PM से लेकर के 3:30 PM के बीच में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में काफी आपके साथ में डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आप इस पर्टिकुलर सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और अपना फीडबैक दे सकते हैं। जो भी आपका फीडबैक हो, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। और इसी के साथ इस मैं वीडियो को पॉज करता हूं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 18 के साथ। थैंक यू वेरी मच।